हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस अपने एक नए वीडियो के अंदर। तो आज का जो है ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ें, सेम चार चीज़ें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये कौन सा है? इट इज़ माय मार्वल पेपर नंबर 11। अब यहाँ पर मार्वल का पेपर नंबर 11 है, तो इसके अंदर यहाँ पर चीज़ें जितनी भी देखे रखी गई है वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग क्या है वहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने के साथ साथ इसके अंदर जितनी भी चीज़ें वहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई जिसके ऊपर ध्यान देने वाली चीज़ है वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन में लेते रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट आपको बात करूँ तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ये कहती है कि भाई मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, 12% ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पर बोला है कि शुभ ने जो है वो विड्रॉ किया है 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एन ईच मंथ एंड लाभ ने विड्रॉ किया है 1/10/2017 को। यानी कि यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में कुछ शायद तक ड्राइंग देके रखी गई है। इस ड्राइंग की उन लोगों ने यहाँ पे कंडीशन बताई है कि भाई वो किस तरीके से विड्रॉ हुई है, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो अच्छे से कैलकुलेट कर सको। हालांकि सबसे पहले यहाँ पर एंट्री करेंगे हम लोग हमारे कैपिटल की, क्योंकि कैपिटल के ऊपर 8% इंटरेस्ट देना है। 24 एंड 16,000 जो है ये हमारा कैपिटल है। तो यहाँ पर कैपिटल के लिए यहाँ पर दो देके रखे गए मुझे, शुभ एंड लाभ। तो एस और एल दो की एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा बैलेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस के अंदर यहाँ पर जैसा मुझे बताया गया था 24,000 जो है वो शुभ का बैलेंस है एंड 16,000 जो है वो यहाँ पे लाभ का बैलेंस है। इन दोनों के बाद यहाँ पर जो है मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस तरीके से मुझे बताया गया है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मुझे कहा गया था, तो 8% के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दोनों के ऊपर कंसिडरेशन में लेंगे। तो दोनों के ऊपर अगर मैं यहाँ पर 8% इंटरेस्ट ढूंढता हूँ, 24,000 का 8% यहाँ पर होता है मेरा 1920। और इसी तरीके से यहाँ पे लाभ का भी यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट ढूंढ देना है, तो 16,000 का 8% यहाँ पर मिलेंगे तो 1280 आएगा। ये इंटरेस्ट की बात हुई यहाँ पर एक। अब इसी की दूसरी एंट्री हम लोग करेंगे कहाँ पे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरीके से डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा शुभ और दूसरा आ जाएगा मेरा लाभ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1920 एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आ जाएगा 1280। सो इस तरीके से यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर बारी आती है मेरे ड्राइंग की, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ टू ड्राइंग और फिर ड्राइंग की अमाउंट उसकी लिखनी है एंड ड्राइंग के अमाउंट के साथ साथ यहाँ पर क्या करना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक एंट्री यहाँ पर होती है और दूसरी एंट्री कहाँ पर होती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन है, दो है मेरे यहाँ पे, शुभ एंड लाभ है। इस तरीके से यहाँ पे शुभ एंड लाभ के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है वो दोनों के इंटरेस्ट मुझे वहाँ पे लिखने रहेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे ड्राइंग की, तो ड्राइंग के अंदर भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग आगे जाते हैं हमारे ड्राइंग को देखने के लिए। तो ड्राइंग जो है वो कितना है, 4800 एंड 3200 है यहाँ पर दोनों का ड्राइंग। तो शुभ का है वो 4800 है एंड लाभ का जो है वो है यहाँ पर हमारा 4800 है और लाभ का जो है वो है हमारा यहाँ पे 3200 है। देन आफ्टर इसके बाद इसी के ऊपर मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मुझे फाइंड आउट करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले किसका ढूंढूंगा मैं, यहाँ पे शुभ का। शुभ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढने के लिए यहाँ पर कुछ एक मुझे कंडीशन दे के रखी गई थी। क्या कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, तो देखो शुभ के लिए बोला है कि शुभ जो है वो विड्रॉ कर रहा है 400 रुपीज एट द एंड ऑफ एन ईच मंथ। अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ एन ईच मंथ के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करने जाता हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर है मेरा 400, प्रिंसिपल मेरा 400 है, 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे देना है एट द एंड ऑफ एन ईच मंथ बोला है। एट द एंड ऑफ एन ईच मंथ बोला होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आता है 66 डिवाइडेड बाय 12 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 264 रुपीज। अब यहाँ पे लाभ के लिए उन लोगों ने क्या बोला है कि लाभ ने जितना भी पैसा विड्रॉ किया है ड्राइंग के लिए वो कब विड्रॉ किया हुआ है, 1/10/17 को उसने वो विड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर लाभ का कितना बैलेंस था, तो यहाँ पे लाभ का था 3200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इनटू ये कब विड्रॉ करा है 110। अब यहाँ पर कितने मंथ का बोला है, तो 10 11 12 1 2 3 6 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। 6 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 192 रुपीज के साथ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले मैं लिखूंगा 264, फिर आ जाएगा मेरा 192। ये यहाँ पर दोनों क्या हुए, डेबिट हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। 264 192 दोनों चीज की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। अब इसी के साथ साथ आगे मेरे क्वेश्चन के अंदर सेकंड चीज क्या बोली हुई है वो चीजें भी देख लेते हैं। ये था मेरा पूरा एडजस्टमेंट नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब बारी आती है हमारे एडजस्टमेंट नंबर 2 की। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड द टोटल सेल्स बुक ऑफ एन मार्च विच इज ओवरकास्ट बाय द 200
₹2000 के साथ। अब देखो सबसे पहले तो मैं एंट्री करता हूँ मेरे क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स की एंट्री करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा सेल्स। तो सेल्स जो है मुझे यहाँ पर मेरा दे के रखा हुआ है ₹2,00,000 के साथ। आ जाना है सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा बाय सेल्स ₹2,00,000 का मेरा यहाँ पर सेल्स है। ₹2,00,000 का सेल्स लिखा। यहाँ पर मैं प्लस करूंगा अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स जो है वो कितना है यहाँ पर मेरा ₹10,000 का जो है वो मेरा अनरिकॉर्डेड सेल्स है। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा ₹2,10,000। यही ₹10,000 की दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी। यही 10,000 की दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी? तो ये 10,000 की दूसरी एंट्री होने वाली है मेरे असेट्स में। असेट्स के अंदर यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेटर्स। डेटर्स जितना भी होगा इसके अंदर यहाँ पर मुझे प्लस कर देना है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा ₹10,000 जो है वो मेरे यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री मुझे यहाँ पे करनी है। तो एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का एक पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। दूसरा उन लोगों ने बोला था कि सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट हो रही है। सेल्स बुक को जो वैल्यू है वो मैंने थोड़ी सी वहाँ पे ज्यादा लिख दी है, ये ऐसा बताना चाहता है। तो सेल्स बुक की अगर मैंने वैल्यू जो ज्यादा लिख दी है तो सेल्स बुक जो है वो मेरी ओवरकास्ट हुई है। यहाँ पे सेल्स बुक अगर जो भी ओवरकास्ट होती है तो कितने से ओवरकास्ट हुई है? ₹2,000 से ओवरकास्ट हुई है। ये बाय मिस्टेक हुआ है ये चीजें। तो इसको सेल्स में से मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो माइनस करना पड़ेगा। तो सेल्स बुक जो भी है वो मेरी ओवरकास्ट हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस ओवरकास्ट। ओवरकास्ट कितने से माइनस कर देंगे हम लोग इसको? ₹2,000 से इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? हमारे पर्टिकुलरली आउटर कॉलम में वहाँ पे लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ₹2,08,000। ये मेरा सेल्स का हो गया। हमेशा ध्यान रखो अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट दो ऐसी चीजें जिसकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल एंट्री ही होती है, इसकी डबल एंट्री होती नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री होगी ओवरकास्ट की, इसकी दूसरी एंट्री कहीं पर भी होगी नहीं। अब देन आफ्टर उसके बाद सेकंड चीज आगे मुझे क्या बोल के रखी है? तो सेकंड एडजस्टमेंट मेरा कंप्लीट होता है। देन आफ्टर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला रिटर्न ऑफ एडिशनल बेड डेट ऑफ ₹2,000 का एडिशनल बेड डेट एंड 5% बेड डेट रिजर्व देना है मुझे डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर डेटर्स मतलब होता है मेरा रिसीवेबल। रिसीवेबल के ऊपर मुझे यहाँ पर क्या करना है? दो चीजों का कंसिडरेशन लेना है। ये है मेरे डेटर्स यहाँ पे ₹48,000 के। तो ₹48,000 के जितने भी मेरे डेटर्स है, इन डेटर्स को सबसे पहले तो मैं मेरे डेटर्स के जगह पर लेके जाता हूँ। डेटर्स की जगह पर मतलब कि मेरे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे मेरे डेटर्स। ₹8,000 के मेरे डेटर्स आ जाएंगे। इसके अंदर 10,000 प्लस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर ₹58,000। इसमें से सबसे पहले क्या करना है? मुझे माइनस करना है मेरा बेड डेट जो कौन सा है? एडजस्टमेंट वाला है वो। एडजस्टमेंट वाला बेड डेट यहाँ पर मुझे कितना बोला था? ₹2,000 जो मेरा एडजस्टमेंट वाला बेड डेट था। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा ₹56,000। ₹56,000 में से मुझे वापस से माइनस करना है मेरा बेड डेट रिजर्व। एडजस्टमेंट वाला कितना परसेंटेज बोला था यहाँ पर? 5% मुझे बेड डेट रिजर्व बोला गया है। तो यहाँ पर 5% बेड डेट रिजर्व 56,000 का 5% अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा आंसर मेरा 2800। और यही 2800 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे ₹53,200 के साथ। सो ये हो गई मेरी यहाँ पे सारी की सारी एंट्री बेड डेट की एंड बेड डेट रिजर्व की। तो बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व 2000 एंड 2800 जो है उन दोनों की एंट्रीज अब मुझे आगे ले जानी है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो है मेरा बेड डेट वाला फॉर्मेट यहाँ पर प्रिपेयर कर दूंगा। तो दो बार मुझे क्या लिख देना है? यहाँ पर बेड डेट लिख देना है। देन आफ्टर उसके बाद मुझे क्या लिखना है? यहाँ पर बेड डेट रिजर्व और थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के यहाँ पर वापस से मुझे लिख देना है बेड डेट रिजर्व। यहाँ पर आता है मेरा टी, फिर आ जाएगा मेरा डबल ए, देन उसके बाद वापस आ जाएगा मेरा टी। तो यहाँ पर बेड डेट के अंदर आ जाएगा मेरा ₹2,000 जो मुझे बेड डेट बोला था वो, और रिजर्व जो मैंने फाइंड आउट किया ₹2,800 का वो। तो बेड डेट रिजर्व यहाँ पर इस तरीके से एंट्री जो है वो सारी की सारी एंट्री मैंने दो जगह पे जो लिखनी थी वो दोनों जगह पर मैंने यहाँ पे लिख दी है। बेड डेट रिजर्व के बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। एडजस्टमेंट नंबर 4 फिटिंग ऑफ ₹4,000 बिकम एन एब्सेंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? ये मुझे बताया गया है कि भाई फिटिंग मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग के अंदर से ₹4,000 का फर्नीचर जो है वो आपका क्या हो चुका है? लॉस, खराब हो चुका है। तो उसकी कोई भी अभी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो फर्नीचर मेरा यहाँ पे टोटल 10,000 का है। तो 10,000 में से 4,000 का जो भी मेरा फर्नीचर है उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर असेट्स में आ जाऊंगा डायरेक्टली मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा फर्नीचर एंड फिटिंग कितने का है मेरा यहाँ पे? फर्नीचर एंड फिटिंग टोटली ₹10,000 का मेरा फर्नीचर एंड फिटिंग था। इसके अंदर से मुझे यहाँ पर क्या करना है? इसका जो भी पर्टिकुलरली लॉस हुआ है मेरा वो लॉस कितने का हुआ है? यहाँ पे ₹4,000 का मुझे लॉस हुआ है। आउटर कॉलम में डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख देता हूँ ₹6,000। ये 4,000 का जो भी मुझे लॉस हुआ है, लॉस कहाँ पर आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लॉस ऑन फर्नीचर, लॉस ऑन
फर्नीचर, कितने का फर्नीचर के ऊपर लॉस हुआ है मेरा, 4,000 रुपए का मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। इसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट नंबर 4 भी मेरा यहाँ पे होता है कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 5, इट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। कोर्ट हैज फाइनलाइज द क्लेम ऑफ ₹4,000। कोर्ट ने यहाँ पर क्लेम को फाइनलाइज किया है। क्यों ये क्लेम हुआ है? फॉर नॉट मीटिंग एन एग्रीमेंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर गुड्स टू दी कस्टमर। अब यहाँ पर उन लोगों ने क्लियरली बोला है कि आपने आपके कस्टमर को कोई गुड्स देने का आपने कमिटमेंट किया होगा, बट ऑब्वियसली बात है हमेशा हर बार होता ही है ये सारा कमिटमेंट। अगर आपने वो कमिटमेंट के हिसाब से जो है वो गुड्स जो वो डिलीवर नहीं किया, तो वहां पर क्या होगा कि कोर्ट की तरफ से उसने कोर्ट की तरफ गया, कोर्ट ने वहां पे इसे हमारे लिए एक क्लेम वहां पे इश्यू करा है 4,000 रुपीज का। तो इसकी सबसे पहले तो क्या है, ये हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है कि भाई अब मुझे मेरे कस्टमर को 4,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज की कोर्ट से ये नोटिस आया है इसीलिए। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि कोर्ट ने अगर कोई भी नोटिस भेजा है और मुझे अगर कुछ भी पेमेंट करना है तो वो आता है मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग क्लेम बाय कोर्ट। कितने का यहाँ पर क्लेम आया है मेरे ऊपर? 4,000 रुपए का यहाँ पर क्लेम आया है। तो 4,000 रुपए क्लेम की एक एंट्री तो मैंने कहाँ पे करी, मेरे लाइबिलिटी साइड पर मैंने यहाँ पे कर दी। और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ पर होगी? तो दूसरी एंट्री इसकी जो होने वाली है वो होने वाली है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर भी हम लोगों को डायरेक्टली लिख देना है लॉस ड्यू टू क्लेम। जैसे मैंने यहाँ पे फर्नीचर लिखा है वैसे मुझे लिख देना है लॉस ड्यू टू क्लेम। कितने का यहाँ पे लॉस हुआ है मेरे? 4,000 रुपए का मेरा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो वो चीज मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देनी है। देन आफ्टर इसके बाद 5th नंबर वाली एडजस्टमेंट होती है कंप्लीट। अब बारी आती है हमारे 6th नंबर वाले एडजस्टमेंट की। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 विच इज रिकॉर्डेड इन एन वेजेस अकाउंट। इसका मतलब है कि भाई मैंने इसकी एंट्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो मैं वेजेस लिखता हूँ ना, वहां पर तो मैंने इसकी एंट्री कर दी है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर से क्या होता है, ओनली वन एंट्री, सिंगल एंट्री होती है, कोई भी चीज होती है उसकी। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने इसकी एंट्री करी नहीं है। बाकी सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री मतलब कि वेजिस की एंट्री वेजिस के अकाउंट में हो चुकी है। तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से इसकी एक एंट्री जो है वो होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं है। तो उसकी एंट्री कहाँ पर होगी? तो इसकी जो पर्टिकुलर एंट्री है आउटस्टैंडिंग वेजिस की, वो आती है मेरी लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि वेजिस जो है वो मैं पे करता हूँ और वो अभी तक मैंने पे करा नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा आउटस्टैंडिंग वेजिस। आउटस्टैंडिंग वेजिस कितने का है यहाँ पे? तो 2,000 रुपए का मेरा आउटस्टैंडिंग वेजिस है। तो 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजिस की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है मेरी डायरेक्टली मेरे वेजिस अकाउंट के अंदर, जो ये मुझे यहाँ पर बताई गई थी वो। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट जो है वो होती है फिनिश। अब एडजस्टमेंट के बाद बारी आती है हमारे ऊपर के ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने के लिए। ट्रायल बैलेंस के अंदर से ड्रॉइंग एंड कैपिटल ये दोनों एंट्री सॉल्व हो चुकी है। एडजस्टेड परचेज यहाँ पे लिख के दिया है मुझे 1,06,000 रुपीज का। तो यहाँ पर ये जो भी मेरा एडजस्टेड परचेज है इसकी एंट्री में डायरेक्टली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज। हालांकि एडजस्टेड परचेज ओपनिंग क्लोजिंग सेल्स परचेज इन सबको माइनस करने के बाद ही आता है, बट यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजों का चेंजेस हुआ है, कुछ सेल्स यहाँ पर प्लस माइनस हुए हैं, कोई ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंट्री जो मिसमैच हुई होगी, इसीलिए यहाँ पर एडजस्टेड परचेज की उन लोगों ने एंट्री जो है वो यहाँ पर हम लोगों को करने के लिए कहा गया है। स्टॉक ऑन 31/3/18, इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग स्टॉक है 28,000 रुपीज का। जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसकी एंट्री भी मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ पर आता है? अगर ट्रायल के अंदर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है। कहाँ पर होती है? हमारे डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितने का आ जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर मेरा लिख दूंगा मैं 28,000 रुपीज के साथ। तो 28,000 रुपीज का मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या मुझे देके रखा है क्वेश्चन के अंदर, आगे मुझे बताया गया है कि भाई आपको आगे जो है वो है आपका रिसीवेबल, जिसकी एंट्री ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के अंदर कर दी है। मतलब कि रिसीवेबल मतलब कि डेटर्स की एंट्री मैंने ऑलरेडी कर दी है। तो डेटर्स की एंट्री अभी आप लोगों को यहाँ पे करनी नहीं है। देन आफ्टर उसके बाद वेजेस एंड सैलरी। देखो ये चीज जो मैं आपको पिछली बार बता रहा था, ये चीज जो होती है कंफ्यूजन वाली होती है, सैलरी एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी है तो वो आता है मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि वेजेस वर्ड जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेजेस एंड सैलरी। अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा मेरे पर्टिकुलरली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वेजेस एंड सैलरी 10,000 रुपीज के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10,000 रुपीज मेरा वेजेस एंड सैलरी का। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे दिया हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब कि ट्रेड करने के लिए मुझे एक्सपेंस करना पड़ा। इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा मेरा ट्रेडिंग
एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस यहाँ पर कितना है मेरा 16,000 रुपये का मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है वो 16,000 रुपये का यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 16,000 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे दिया हुआ है बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट, दो चीजें मुझे देके रखी है, दोनों चीज के एक साथ एंट्री कर दूंगा। बिल्डिंग 50,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 4,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑलरेडी हो चुका है। तो ये दोनों की एंट्री जो है वो चीज मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ मेरे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर मैं सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा मेरे बिल्डिंग की, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर मेरे बैलेंस शीट के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा बिल्डिंग 50,000 रुपये के साथ, और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक और चीज़ भी मुझे देके रखी गई थी, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पर कितने के थे, ऑफिस इक्विपमेंट थे मेरे 4,000 रुपये के। तो ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। अब उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ दी हुई है, तो आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर डेबिट साइड पे और दो चीज़ देके रखी गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैकिंग मटीरियल स्टॉक, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैश बैलेंस। तो ये दोनों एंट्री कहाँ पर होगी, मेरे बैलेंस शीट के अंदर होगी 4,000 एंड 2,000 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर 4,000 और 2,000 की दोनों की एंट्री मैं कहाँ पे करूँगा, मेरे बैलेंस शीट के अंदर ही एसेट साइड पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरा कैश का बैलेंस, और यहाँ पे दूसरा था मेरा स्टॉक का मटेरियल। अब यहाँ पर जो है वो स्टॉक मटेरियल मतलब कि पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पर जो भी है, पैकेजिंग मटेरियल कितने का है, तो यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल जो है वो टोटली 4,000 रुपये का पैकेजिंग मटेरियल है। और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक और बैलेंस भी दिया था मुझे, कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस यहाँ पर कितना है, 2,000 रुपये के साथ मेरा यहाँ पर कैश का बैलेंस मुझे देके रखा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 2,000 रुपये का मेरा कैश का बैलेंस जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दो एंट्री होगी, दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी पैकिंग मटेरियल एंड कैश के बैलेंस के साथ। अब बारी आती है यहाँ पर मेरे क्रेडिट साइड के सारी की सारी वैल्यूज को लिखने की। क्रेडिट साइड के अंदर सबसे पहले तो जो मुझे देके रखा गया था वो था मेरा कैपिटल इटसेल्फ। कैपिटल की एंट्री मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कर दी है, तो कैपिटल की एंट्री अभी मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, सेल्स की एंट्री भी हो चुकी है। उसके बाद मेरा पेबल्स यानी कि यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट के अंदर आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी मेरा बैलेंस शीट में आएगा। बट यहाँ पे गुड डिस्ट्रीब्यूट एज ए सैंपल, ये जो है ये एंट्री कहाँ पर होगी, हमेशा ध्यान रखो ये परचेज में से माइनस होता है, बट हाल फिलहाल यहाँ पर मेरा परचेज नहीं दिया है। तो गुड डिस्ट्रीब्यूट एज ए सैंपल जो 2,000 रुपये का है, ये मैं क्या करूंगा मेरे सेल्स साइड यानी कि मेरे क्रेडिट साइड पर मैं इसकी एंट्री कर दूंगा गुड डिस्ट्रीब्यूट एज ए सैंपल 2,000 रुपीज के साथ। तो यहाँ पर 2,000 रुपये के साथ मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा मेरे क्रेडिट साइड पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल 2,000 रुपये की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी है। अब बाकी की जो दोनों एंट्री थी क्रेडिटर्स की एंड बैंक ओवरड्राफ्ट की, वो दोनों एंट्री 30,000 और 14,000 दोनों की एंट्री अब मैं ले जाता हूँ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से, सॉरी प्रॉफिट, ये दोनों की एंट्री में ले जाता हूँ मेरे बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर कितना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखा हुआ था यहाँ पे 14,000 रुपीज। और क्रेडिटर्स मतलब कि पेबल्स, क्रेडिटर्स जो है वो मुझे यहाँ पर कितने दिए हुए थे 30,000 रुपीज के मेरे क्रेडिटर्स जो है मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखे गए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर से जितनी भी चीज़ों का सॉल्यूशन करना था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बारी आती है यहाँ पे टोटल करने के लिए। तो सबसे पहले जो टोटल है वो होता है मेरा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का जो भी टोटल था, उसके बाद जो भी वैल्यूज थी, उसके बाद जो आता है वो आता है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड का अगर मैं टोटल करूंगा तो कम आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर कितना है 2,10,000 रुपीज के साथ, और यही 2,10,000 रुपीज का जो टोटल है वो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया मेरे डेबिट साइड पे। ये दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो ये दोनों वैल्यू को माइनस करने के बाद यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलेगी 94,000 रुपीज। इसके आगे मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ इसीलिए। अब यही टोटल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे लिखूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहां पे डेबिट था तो यहाँ पर क्रेडिट आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 94,000 रुपीज है। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर लिखने से पहले ये जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले कॉलम में लेकर आ जाना है। तो मैं बाहर वाले कॉलम के अंदर ये वैल्यू लेके आ गया। अब ये जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे, इन सारी वैल्यूज को अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ, पहले तो मेरा जो टोटल है वो टोटल करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल जो है वो कितना आ रहा है मेरा 94,000 रुपीज क्रेडिट साइड आ रहा है। यही टोटल को मैं मेरे डेबिट साइड पे लिख दूंगा 94,000 रुपीज के साथ। इसके अंदर से इसको मैं यहाँ पर माइनस करूंगा, इन चार वैल्यूज को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 65
₹200, ये मुझे मिल गया मेरा यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट। और यही नेट प्रॉफिट को आगे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। 65,200 वहाँ पे डेबिट था, तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्रेडिट 65,200 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा बाय नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, मतलब कि यही जो साइड का अगर मैं टोटल करता हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 65,656। और यही टोटल को मैं क्या करूंगा, मेरे पर्टिकुलर डेबिट साइड पर भी लिखूंगा 65,656। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर इसमें से ऊपर की दोनों वैल्यू को माइनस करूंगा। माइनस करने के बाद यहाँ पर मुझे मिलेगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट दो जनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एस और एल के बीच में यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आई है, इस वैल्यू में से ऊपर के दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 62,456। अब इसके अंदर से यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मुझे मिल जाएगी 31228, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू है, इसको ये जो भी 62,456 रुपीज को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यहाँ पे, तो 31228 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी दोनों वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मेरा 31228 31228। अब इसके आगे यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, बाय। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा वो चीज़ ध्यान रखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाता है, बाय P&L एप्रो अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 57,148 रुपीज़। और इसके बाद एल का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो 48,508 रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा 57,148 रुपीज़। और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 48,508 रुपीज़। इसमें से ऊपर की दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, तो ऊपर की वैल्यू को माइनस करने के बाद मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा फर्स्ट वाले का, मतलब एस का यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा, मतलब शुभ का मुझे आंसर मिलेगा 52,084। और इसके बाद लाभ का मुझे आंसर मिलेगा 45,116। ये मुझे लाभ का आंसर मिल गया। अब यहाँ पर आगे जो है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर करेंगे हम लोग, हमारे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर अगर मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो 520, यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, 52084 ये मेरा शुभ का बैलेंस है। और लाभ का जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर कितना देके रखा हुआ है 45,116। और यहाँ पर ऊपर हेडिंग आ जाएगा मेरा कैपिटल। कैपिटल के अंदर ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी है। इन दोनों का अगर यहाँ पे टोटल करते हैं तो टोटल करने के साथ 8 9 10 1 0 यहाँ पर आ जाएगा मेरा 97,200 रुपीज़। ये आ गया मेरा इसका टोटल। अब यहाँ पर अगर मैं लाइबिलिटी साइड का अगर मैं टोटल करता हूँ तो इन्हीं सारी वैल्यूज़ के साथ लाइबिलिटी साइड का जो टोटल है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा मेरा 97 14 34 और 2। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1,47,200 रुपीज़। और यही टोटल मैं यहाँ पर असेट साइड का भी टोटल अगर मैं करता हूँ तो इस साइड का टोटल भी मुझे इतना ही मिल रहा है, बिकॉज 65460 60 प्लस 50 28 4 2 और लास्ट में 200, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 147,200। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि ये जो भी पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन था, पेपर नंबर यहाँ पर ये कौन सा था, सो ये था मेरा मार्वल का पेपर नंबर यहाँ पर 11। पेपर नंबर 11 के अंदर से जितनी भी चीज़ें थी, जो भी सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखने वाली थी, वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई। और सम किस तरीके से सॉल्व करना है इजीली, वो चीज़ भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। हो सके तो इस वीडियो को कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच।